यूपीएससी सीएससी की तैयारी करते समय या फिर ट्रेनिंग की बात हो, कहीं भी हो, सिविल सेवकों से अपेक्षा होती है कि वो ईमानदारी से काम करें और भ्रष्टाचार के खिलाफ तो लड़ाई एकदम स्वाभाविक ही होता है कि भ्रष्टाचार जो कि देश की जड़ों को खोखला कर देता है, उसको उससे लड़ना और साथ ही साथ ऐसी सभी एक्टिविटीज से बचना, ये सभी सिविल सर्वेंट्स की एक वैल्यू का एक अभिन्न हिस्सा होता है। आप ये कहेंगे मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूं, क्योंकि भारत में एक ऐसे नामी गिरामी आईएएस ऑफिसर जिन्होंने अपना पूरा करियर करप्शन के खिलाफ लड़ाई के लिए डेडिकेट कर दिया, उनका आज रिटायरमेंट होने वाला है। और ऐसी बात नहीं है कि अगर उन्होंने करप्शन के खिलाफ में कुछ लड़ाई लड़ी हो तो उन्हें इसके कुछ नुकसान ना झेलने पड़े हों। डेफिनेटली उन्हें इसके बहुत सारे नुकसान झेलने पड़े, बहुत सारे जो हम कह सकते हैं जो डिस्क्रिमिनेशंस हैं वो उनके साथ सर्विस के दौरान हुए। मैं बात कर रहा हूं द रियल सिविल सर्वेंट, जो आज देख सकते हैं आप, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक खेमका जी के बारे में। आज उनका रिटायरमेंट होने वाला है। हम देखेंगे उनकी जर्नी के बारे में, वो क्यों फेमस हुए, किस टाइम पर देखेंगे कांग्रेस गवर्नमेंट के साथ उनका जो टकराव है वो बना रहा। साथ ही हम ये देखेंगे कि किस तरह से रॉबर्ट वाड्रा का जो करप्शन का केस था उसकी वजह से वो पूरे इंडिया में काफी ज्यादा लाइमलाइट में आए। और ऐसी बात नहीं है, आप यहां पर देखेंगे कि 34 साल में 57 ट्रांसफर उनको बर्दाश्त करने पड़े बिकॉज ऑफ कि करप्शन के अगेंस्ट में उनके द्वारा लड़ाई लड़ी गई। और ये एक अकेला नुकसान नहीं है, ऐसे बहुत सारे की जो ताकतवर पोस्ट होती हैं एक आईएएस ऑफिसर को दी जाने वाली, उन सभी पोस्ट से भी उनको वंचित रखा गया। ऐसी छोटी छोटी या फिर ऐसी जो पोस्ट दी गई, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का उन सभी चीजों को भी दरकिनार करा गया और उनको एक तरीके से कह सकते हैं जो पनिशमेंट पोस्ट हो सकती हैं वैसी ज्यादातर पोस्ट पर उनको रखा गया। उनके द्वारा डिमांड भी करी गई कि मुझे करप्शन से लड़ना है। अंतिम जो मेरे 2 साल हैं, मैं भी आपको कुछ उनके ट्वीट्स दिखाऊंगा पुराने, मैं आपको कुछ ऐसे न्यूज़ दिखाऊंगा पुराने जिनमें उनके द्वारा डिमांड करी गई थी कि मुझे मेरे करियर के लास्ट के 2 साल करप्शन से लड़ना है और अगर मेरे ऊपर, अगर मुझे विजिलेंस में, अगर मुझे सतर्कता मामले में या फिर उस विभाग में अगर मुझे भेज दिया जाता है तो फिर चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, मैं किसी को भी नहीं बख्शूंगा और जो भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं उनको भीतर से हिला के रख दूंगा। लेकिन अल्टीमेटली हुआ कुछ नहीं और जो आप देख सकते हैं यहाँ पर 34 साल 57 तबादले, ऐसी चीजें हमें उनके साथ में देखने को मिलेंगी। आइए उनकी जर्नी के बारे में बात करते हैं, जो कि हर एक सिविल सर्वेंट के लिए बिना, कई बार हम कहते हैं निष्काम फल के बारे में हम बात करते हैं, तो बिना किसी फल की चाह के, इवन इतने डिस्क्रिमिनेशंस झेलने के बावजूद भी वो बड़ी अटलता से करप्शन के साथ पूरे करियर में अपने लड़ते रहे। आइए उनके बारे में जानते हैं, क्योंकि उनका जो रिटायरमेंट है वो रिटायरमेंट होने वाला है। तो डिटेल से उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, कब वो फेमस हुए, यानी कि कब वो ज़्यादा पॉपुलर हुए, कब वो चर्चाओं में आए, कब सुर्खियों में आए, उन सभी चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। उससे पहले कुछ ज़रूरी सूचनाएं हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। अभी आप लोग जानते हैं अनअकैडमी के द्वारा हमारे जितने भी सभी सक्सेसफुल टॉपर्स रहे हैं उनकी सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए मंजिल इवेंट करा गया 2025, द ग्रैंड इवेंट करा। तो हमारे होने वाले जो सभी आगे आने वाले जो टॉपर्स हैं उनके लिए अनअकैडमी की तरफ से जो अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज हैं उनको सिर्फ 17,999 में यहाँ पर लाइव कर दिया गया है और इसके साथ साथ 12 महीने तक का जो एक्सटेंशन है उसको यहाँ पर फ्री कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट इन सभी कोर्सेज पर चाहिए, शुभ 50 ये कोड आप लोग यूज कर सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए। जीएस सीसेट सभी बैचेस का एक्सेस, मेंस की टेस्ट सीरीज, डाउट सॉल्विंग, 1-to-1 मेंटरशिप जैसी सारी चीजें आपको, सभी चीजें एक ही जगह पर यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। बैचेस के बारे में बात करें तो यहाँ पर इंग्लिश का बैच है जो इग्नाइट बैच होगा, ये 6 मई से शुरू होगा। हिंदी के बैच के बारे में बात करें तो 2026 के लिए प्रारंभ बैच है जो कि 6 तारीख से शुरू होगा और संभव बैच जो कि 7 तारीख से शुरू होगा जो कि 2027 के हमारे एस्पिरेंट्स के लिए है। बाइलिंगुअल के बारे में बात करें, मंजिल 2026 के लिए है, आगाज 2027 वालों के लिए, नीव 2028 के हमारे जो एस्पिरेंट हैं 7 मई से और 6 मई से ये सारे के सारे बैचेस हमारे शुरू हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा, शुभ 50 ये कोड आपको लगाना होगा तो आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट को आप लोग जो है प्राप्त कर पाएंगे। बाकी अगर आपको कोई भी कैसी भी हेल्प चाहिए, आप डायरेक्टली मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। आप सीधे तरीके से, मेरा ऑफिशियल मेल है, ये मुझे मेल करके आपको अगर कैसी भी हेल्प चाहिए तो आप उस हेल्प को मुझसे ले सकते हैं। ना अब हम बात करेंगे अशोक खेमका जी के बारे में, उनकी पूरी हिस्ट्री के बारे में, उनकी पूरी जो जर्नी रही है उनके बारे में। तो सबसे पहली बात तो ये कि सीधी सी बात है, वो करप्शन से लड़ते रहे, करप्शन के खिलाफ उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी और उसी के फलस्वरूप उनका टकराव रहा सरकारों के साथ और 34 साल में आप देखेंगे उनको 57 ट्रांसफर बर्दाश्त करने पड़े अपने करियर में। यूं तो आप लोग जानते हैं कि आईएएस आईपीएस या फिर जो हम कह सकते हैं जो सिविल सर्वेंट्स हैं उन सभी सर्विसेज में आप लोग जानते हैं ट्रांसफर जो है एक नॉर्मल रूटीन प्रक्रिया होती है, लेकिन ये ट्रांसफर जब कह सकते हैं कि जब जस्टिस नहीं कर पाते एक जो सर्विस में होने वाली व्यक्ति के साथ में, जब उसको पनिशमेंट के साथ में ऐसे ट्रांसफर यहां पर दिए जाएं,
तो सीधी सी बात है, अपनी ईमानदारी के लिए बहुत ज़्यादा ये फेमस रहे हैं। अब करप्शन की जो लड़ाई है, करप्शन से लड़ने के अगेंस्ट में काफ़ी ज़्यादा फेमस रहे हैं। अब ये जो है रिटायर होने वाले हैं, यानी कि आज ये रिटायरमेंट ले रहे हैं। बैच के बारे में बात करें तो 1991 के बैच के ये ऑफिसर रहे हैं और अभी हरियाणा, दरअसल हरियाणा कैडर के हैं, तो अभी हरियाणा में परिवहन विभाग में, उसमें वहां पर जो मुख्य सचिव है, अतिरिक्त मुख्य सचिव है, वहां पर ये अपनी सेवा समाप्त कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि दिसंबर 2024 में उन्होंने पद संभाला था और उनको ऐसे ही पद दिए गए जो कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर सकते थे या फिर वो बहुत ज्यादा ताकतवर पद नहीं थे। ऐसे पद हमेशा उनको देने की जो कोशिश है वो कोशिश करी गई थी। अब बात आती है कि नेशनल लेवल पर ये कब से बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आए, कब से ये राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां में बने। तो सिंपल सी बात ये है कि गुड़गांव के अंदर एक जो लैंड घोटाला था, एक जो लैंड का मामला था, डीएलएफ लैंड का मामला था, उस लैंड के घोटाले, जो कि सोनिया गांधी जी के दामाद हैं, उनके अगेंस्ट में ये पूरा घोटाला इनके द्वारा एक्सपोज करा गया था। जमीन का जो ट्रांसफर है, उस ट्रांसफर को रोका गया था इनके द्वारा और तभी से काफी ज्यादा सुर्खियों में यहां पर बने रहे थे। 2012 में राष्ट्रीय स्तर पर इनको प्रसिद्धि मिली थी जब रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े जो गुड़गांव में भूमि सौदा था उसके म्यूटेशन को रद्द कर दिया था। म्यूटेशन होता है यानी कि एक मालिक से जमीन को दूसरे मालिक पर स्थानांतरण करना, उसको म्यूटेशन के नाम से बोला जाता है। और उसी टाइम पर आप देख सकते हैं इनका ये जो ट्वीट है काफी ज्यादा वायरल होता है। उनके द्वारा ये क्वेश्चन मार्क भी लगाए गए और अभी तक आप देखेंगे कि अभी भी हाल फिलहाल कुछ दिन पहले रॉबर्ट वाड्रा के द्वारा ईडी की जो जांच है, अब तक वो इसी मामले में ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं। यहां पर क्वेश्चन मार्क लगाया गया अशोक खेमका जी के द्वारा कि इस पूरे मामले को 10 साल से ज्यादा होने वाले हैं, 10 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कैसे भी किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई है। ना ही यहां पर कोई जो ये जो ढींगरा आयोग की रिपोर्ट थी, ये भी अभी ठंडे बस्ती में पड़ी हुई है और कोई भी किसी प्रकार का इनके ऊपर जो एक्शन है वो एक्शन यहां पर नहीं हो पाया है। इस पोस्ट में उन्होंने अपनी इस बात को यहां पर बोला था। तो जैसा मैंने आपको बताया यहां पर ये इस पूरे के पूरे मामले में ये दरअसल किस तरह से ये पूरे मामले में जब बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आए थे, बहुत ज्यादा चर्चाओं में आए थे, इनके बारे में हमने बात करी। अब जैसा मैंने आपको बताया पिछले 12 सालों में इनको हम देखें तो ज्यादातर ऐसे विभागों में नियुक्ति दी गई है जिन्हें यूजुअली लो प्रोफाइल माना जाता है। बिकॉज ऑफ करप्शन के अगेंस्ट वो लड़ते आए हैं हमेशा से। लो प्रोफाइल्स के बारे में बात करें तो यानी कि कोई ऐसी पद पर नौकरी ना देना या फिर ऐसी पोस्टिंग ना देना जिसमें बहुत ज्यादा वो क्रिएट इंपैक्ट कर सके या फिर बहुत ज्यादा वो कुछ अच्छा कर सके या फिर जो पोस्ट पावरफुल मानी जाती हैं उनसे उनको दूर रखा गया है। वजह सिर्फ ईमानदारी, करप्शन के खिलाफ लड़ाई, केवल ये वजह हमें देखने को मिलेंगी। अब यहां पर उनके बारे में यह भी बोला जाता है कि दरअसल इनको जो पोस्टिंग देते टाइम गवर्नमेंट्स हैं, गवर्नमेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन को भी दरकिनार रखा गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि किसी भी ऑफिसर को उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, उसकी पोस्ट के अकॉर्डिंग, उसकी रैंक के अकॉर्डिंग किस तरह से उसको जो है प्रमोट किया जाएगा, आगे कौन सा उसको रोल, कौन से कर्तव्य, कौन सी भूमिकाएं उसको दी जाएंगी, तो उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बोला था। 1987 में सुप्रीम कोर्ट ने पीके चिन्नास्वामी जो केस था, इस केस में बोला था कि ये जो इस निर्णय का हवाला भी यहां पर दिया गया था जो ऑफिसर हैं अशोक खेमका जी उनके द्वारा, और कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि यदि आप किसी सिविल सर्वेंट को उसकी स्थिति के अनुरूप पदस्थापना और जो कार्य है वो कार्य दिया जाना चाहिए, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। उनको ऐसे मामले दिए गए, ऐसे विभागों में रखा गया जो कि बहुत ज्यादा बेहतरीन नहीं माने जाते। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि जो सरकारों के साथ जो टकराव है उनका टकराव काफी ज्यादा यहां पर बना रहा। 2023 में इन्होंने ये भी डिमांड करी थी, 2023 यानी कि 2 साल पहले, यानी कि 2 साल जब उनके कार्यकाल के बचे हुए थे, तो खट्टर सरकार को उन्होंने एक पत्र लिखा था और उन्होंने ये खुद चल के ये डिमांड करी थी, खुद से ये डिमांड करी थी कि अगर आप इन 2 वर्षों के लिए मुझे विजिलेंस डिपार्टमेंट में भेज देते हैं, फिर तो चाहे वो व्यक्ति, चाहे वो पर्सनैलिटी कोई कितना भी बड़ा हो, मैं करप्शन को जड़ से हिला के रख दूंगा, करप्शन को जड़ से खत्म कर दूंगा और करप्शन के मामले में एक बड़ा इंपैक्ट मैं क्रिएट कर सकता हूं। ऐसा यहां पर उनके द्वारा बोला गया। लेकिन अगेन यहां पर कोई भी कैसा भी कोई जो डिसीजन है गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा नहीं लिया गया था कि उनको जो है विजिलेंस में भेजा जाए। उनके द्वारा कई बार इन चीजों पर जोर दिया गया। उन्होंने जो कार्य प्रणाली या फिर काम का जो वितरण है सिविल सर्वेंट्स के ऊपर, उसके ऊपर भी कई बार चीजों को पॉइंट आउट किया। उन्होंने बोला कि भाई हमारी सिविल सर्विस का जो स्ट्रक्चर है, हमारे जो सिविल सर्वेंट हैं, वहां पर जो काम का विभाजन है वो सीमित नहीं या फिर वो सम्मित नहीं है, यानी कि सबके साथ में बराबरी का माहौल नहीं है। कुछ लोगों के ऊपर तो काम का दबाव इतना ज्यादा है कि वो ओवरवर्क्ड हैं, कुछ लोगों के ऊपर काम बिल्कुल भी नहीं है, उनको सच में काम करने की जरूरत है। उन्होंने खुद को भी उसमें शामिल किया, बोले भाई मुझे आप कुछ ऐसी कोई भूमिका दो, ऐसा कोई आप मुझे ऐसी पोस्ट पर डालो जिसमें काम ज्यादा हो। उन्होंने खुद के लिए भी बोला, तो उन्होंने खुद के लिए ऐसी डिमांड करी और बोला कि अधिकारियों पर काम का बहुत ज्यादा, कुछ पर बोझ ज्यादा है। और यहां पर अब क्योंकि उनको ऐसा बोला गया था कि उन्होंने, सरकार ने अभिलेखागार जैसे विभागों में उनको भेज दिया था, उनको डाल दिया था जस्ट बिकॉज ऑफ, और किसी पावरफुल विभाग में होते तो डेफिनेटली वो करप्शन के अगेंस्ट में लड़ रहे होते।
तो ऐसी जो डिमांड्स हैं उनके द्वारा कई डिमांड कर दी गई। अब आप लोग जानते हैं कुछ दिन पहले जब आईएएस ऑफिसर्स का प्रमोशन हुआ था तो उनका प्रमोशन जाहिर तरीके से नहीं हुआ था, तो तब भी उनकी जो एक जो दर्द कह सकते हैं वो चल रहा था। तो आप देख सकते हैं कि 2 साल पहले आईएएस अधिकारियों की जो प्रमोशन है वो प्रमोशन हुआ था, तो उन्होंने यहां पर एक ट्वीट किया था, आप ट्वीट यहां पर देख सकते हैं, और बोला था उन्हें सचिव की नियुक्ति बैचमेट्स को सभी को उन्होंने बधाई दी थी और बोला था कि ये दरअसल एक खुशी का अवसर है, लेकिन साथ ही दुख को पीछे छोड़ देने की निराशा भी जो है वो इतनी है। उन्होंने बोला था कि अच्छी बात है, सभी जो मेरे साथ के जो बैचमेट्स हैं उन सभी को प्रमोशन मिल रहा है, लेकिन हाँ उनको कोई भी ऐसा जो न्याय है उनके साथ में यहाँ पर नहीं हुआ था। उन्होंने ये भी कहा था कि सीधे पेड़ों को हमेशा पहले काटा जाता है, कोई पछतावा नहीं है, नए संकल्प के साथ मैं खुद आगे बढ़ता रहूंगा। ये आप सीख सकते हैं, यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको इनसे सीखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हमारे देश को, हमारे सिस्टम को, ऐसे कुछ ऑफिसर्स की सच में हमारे देश को ज़रूरत है। इतनी सारी बाधाएं आई, इतना भेदभाव हुआ, इतना डिस्क्रिमिनेशन हुआ, इतने टकराव आए, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी वो जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो उनकी लड़ाई थी उस लड़ाई को उन्होंने कंटिन्यू रखा। यहां पर आप देख सकते हैं उनके द्वारा ये जो पूरा मामला था, इस पूरे मामले को किस तरह से उनके द्वारा बोला गया। हम देखेंगे अब इनका थोड़ा सा इनकी जो जर्नी रही है या फिर जो एकेडमिक्स की जर्नी रही है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखेंगे 1965 में कोलकाता में ये जन्मे थे। आईआईटी खड़गपुर से 1988 में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी करा, और उसके बाद टीआईएफआर से उन्होंने कंप्यूटर साइंस में पीएचडी भी करी और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस में विशेषज्ञता के साथ एमबीए की डिग्री करी। अब यहां तक नहीं रुके, इसके बाद हम देखेंगे तो उन्होंने जो एलएलबी है उसकी डिग्री भी उनके द्वारा हासिल करी गई। निरंतर सीखने की जो आदत है, वो सीखने की आदत उनके साथ हमेशा रही है। सेवा के दौरान पंजाब यूनिवर्सिटी से एलएलबी की जो डिग्री है वो एलएलबी की डिग्री भी उनके द्वारा हासिल करी गई है। तो ये रहा पूरा का पूरा उनका जो मामला, जब जब उन्होंने किस तरह से आवाजें उठाई, किस तरह से सरकारों के द्वारा उनके द्वारा डिस्क्रिमिनेशन करा गया। बहरहाल जो भी हो, हम कह सकते हैं कि हाँ, देश का एक जो हम कह सकते हैं कि जो बेहतरीन सिविल सर्वेंट है वो आज जो है रिटायर हो रहे हैं। तो डेफिनेटली मैं सल्यूट करता हूं ऐसे जो ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट हैं उनसे, और हम होने वाले जितने भी हमारे एस्पिरेंट हैं उन सभी को इनसे बहुत ज़्यादा बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। डेफिनेटली हम सभी एस्पिरेंट को ऐसे सच्चे और ईमानदार सिविल सेवक को अपना आइडियल मानना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।